नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के सभी प्रॉज एंड कॉन्स को समझने वाले हैं। साथ ही में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न निकाला जा सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले जरूरी है कि सेविंग्स को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। तो एक्चुअली में अगर मैं फाइनेंस की भाषा में बात करूं तो सेविंग्स आपकी अर्निंग में से जो एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं उनको कहा जाता है। बट रियल लाइफ में जब हम देखें तो एक्सपेंसेस की कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। रीज़न आज की डेट में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, साथ में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों की ज़रूरतों को भी बढ़ा दिया गया है और इन्हीं ज़रूरतों के कारण लोगों के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं उनकी अर्निंग के कंपेरिजन में। अब ऐसी महंगाई वाली दुनिया में अगर हम बात करें कि एक्सपेंसेस जब इतने ज़्यादा हो गए तो सेविंग किस तरीके से की जाए, तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी अर्निंग्स आपके पास आती है तो आप उसको खर्च करने से पहले ये देखते हैं कि मुझे मेरे फिक्स एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ देने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेंटल हैं तो आपको मकान या घर का रेंट देना होता है। अगर आपका कोई लोन चल रहा हो तो उसकी ईएमआई देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर के बिल्स देने पड़ते हैं। इसी तरीके के कुछ फिक्स एक्सपेंसेस को आप सबसे पहले माइनस करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपने टोटल अर्निंग में से कुछ अमाउंट एज ए सेविंग माइनस कर लें तो रिमेनिंग अमाउंट जो आपके पास बचेगा उसमें आप अपना एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेविंग को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेविंग कितनी होनी चाहिए। आपकी जो मंथली इनकम है उसका एटलीस्ट 15 to 20% अमाउंट आपको मंथली बेसिस पे सेव करके जरूर रखना चाहिए। यह आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और साथ ही कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम्स के लिए आपकी हेल्प करता है। इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। सडनली कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाते हैं जिनकी हमें कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कभी घर में कोई बीमार पड़ गया, अब उसके लिए आने वाला जो मेडिसिन का खर्चा है, दवाइयों का जो खर्चा है, उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी एक्सपेंसेस। और इसी तरीके के और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिन्हें हम इमरजेंसी एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिनका बारे में हमें पहले से पता नहीं होता बट सडनली हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं। चलिए, सेविंग तो हमने समझ लिया सेविंग होती क्या है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सेविंग्स करना सीखें। जब आप सेविंग करना सीख जाएंगे तो उन्हें कन्वर्ट करना स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप अपने अमाउंट को एक लमसम के रूप में किसी बैंक में एफडी या आरडी कर सकते हैं। साथ में बैंक से कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं एसआईपी के थ्रू, अगर आप मंथली कुछ छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपीज़ भी अगर मंथली अर्न करते हैं और उसमें से 20% मीन्स 2,000 रुपये मंथली भी अगर बचाते हैं तो 2,000 रुपीज़ मंथली का आप एक एसआईपी प्लान किसी भी बैंक से ले सकते हैं। जनरली बैंक में ये जो प्लान्स होते हैं एफडीज या जनरली ये जो नॉर्मल सेविंग प्लान्स होते हैं, इनमें रिटर्न बहुत कम होते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट्स पे आपको हार्डली 2 से 3% के रिटर्न मिलते हैं, वहीं इस तरीके के कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स में आपको 5 से 7% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, आज का जो महंगाई का ज़माना है इसमें इन्फ्लेशन रेट अप्रोक्सीमेट 6% के आसपास चल रहा है। मीन्स आपके पैसे की पावर एवरी ईयर 6% के आसपास कम हो जाती है। मीन्स अगर आप 100 रुपये में आज कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो वही चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि 106 रुपये में मिले। क्लियर? तो 6 रुपीज़ आपके यहाँ पर कम हो जाते हैं। मीन्स आपके पैसे कम नहीं हो रहे बट उस मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन तो आपको समझ में आ गया कि महंगाई दर हर साल बढ़ रही है। अब इस महंगाई को किस तरीके से बीट किया जाए, प्लस महंगाई को केवल बीट करना ही एक ऑप्शन नहीं है। अगर हम हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं हमारा पैसा भी हमारे लिए उसी तरीके से काम करे। यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए उसी तरीके से काम करे तो आपको
कुछ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। एफडीज या आरडीज या इस तरीके के कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके लिए इन्फ्लेशन को बीट करने का एक रास्ता तो हो सकते हैं, बट ये आपके लिए अर्निंग सोर्सेज नहीं हो सकते। अब अर्निंग के लिए क्या किया जाए? अर्निंग के लिए कुछ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जिस तरीके से आप किसी बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको हार्डली 8 से 10% के आसपास के रिटर्न मिल सकते हैं, जो कि एफडीज के रिटर्न से थोड़े ज़्यादा होते हैं। वहीं आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, जहां म्यूचुअल फंड में अप्रोक्सीमेट 12 से 15% तक के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और भी इक्विटी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी एसेट क्लासेस हैं जिसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस में भी आप एक साथ म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। जनरली इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तो एक ही है, बट जनरली ट्रेडिंग को भी लोग इन्वेस्टमेंट कहने स्टार्ट कर दिया है। बट ट्रेडिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होता। ट्रेडिंग एक तरीके से बिडिंग होती है, रेंडमली बाय और सेल करने की प्रोसेस होती है। जनरली हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास एक गोल होता है, एक टाइम ओरिजिन होता है, और उसी प्रोस्पेक्ट से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रेडिंग में आप सडनली मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग मार्केट को सट्टा बाजार बोलते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को सट्टा बाजार बोलते हैं, वो एक्चुअली में ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग में कितना रिटर्न गेन करा जा सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग में रिटर्न्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड तो नहीं बोला सकता, लेकिन हाँ, आप अपने अमाउंट को मल्टीपल टाइम बढ़ा सकते हैं। आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 2000 5000 रुपीज़ भी अर्न कर सकते हैं इन अ सिंगल डे, है ना। और भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका वो 1000 रुपीज़ भी कुछ ही समय में ज़ीरो हो जाए, या सेम डे भी ज़ीरो हो जाए। क्लियर है? तो अगर आप इस तरीके की बहुत ही हाई रिस्की प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही आप ट्रेडिंग में जाएं, अदरवाइज ट्रेडिंग में ना जाएं। ट्रेडिंग में जाने के लिए आपका रिस्क एपेटाइट हायर होना तो जरूरी है, साथ में आपको ट्रेडिंग की अच्छी समझ और मार्केट मूवमेंट की अच्छी पकड़ भी आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक का 4 करने के बजाय पूरा अमाउंट, पूरा कैपिटल आपका ज़ीरो कर देंगे, और साथ में आपका माइंडसेट भी ये हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट में हमेशा नुकसान ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में नुकसान ही होता है, बट हाँ, अगर आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो उसका सही नॉलेज आपको पहले होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट आप, मैं और जनरली सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे घर की महिलाएं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती हैं, गोल्ड खरीद के रखती हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। हम लोग प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट तो हमेशा कर रहे हैं, गोल्ड में या रियल एस्टेट में। बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से हम थोड़ा डरते हैं। रीज़न, क्योंकि हमें काफ़ी सारी जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की होता है और वहाँ पैसा ज़्यादातर डूबता ही है। बट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के केसेस में बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं। एक सर्वे किया गया था जिसमें देखा गया कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में ओनली 25 से 30% लोग जो हैं वो नुकसान करते हैं, बाकी 75 to 80% लोग अर्निंग कर रहे हैं। बट ट्रेडिंग में सेम इसका अपोजिट है। ट्रेडिंग के केस में ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, बाकी 95% लोग जो हैं वो अपना पैसा गवा कर जाते हैं। इसलिए सिलेक्शन आपका है, आपको 5% लोगों में शामिल होना है या फिर उन 75 to 80% लोगों में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बुरा दोनों नहीं है, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट जरूरी है कि आपको क्या करना ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे अगर स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे एक ऐसा एक्सपर्ट मिले जो मुझे
स्टॉक मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट की सही सलाह दे। और वो ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में एक ऐसा वे है जो आपके पैसे को इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सारे फंड्स को इकट्ठा करती है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से, और एक पूल में इकट्ठा करके उसको हैंडओवर करती है एक फंड मैनेजर के पास। वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये फंड मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस और वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनको मार्केट की अच्छी समझ होती है। और ये फंड मैनेजर्स स्टॉक मार्केट में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, भाप लेते हैं, और आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करके उसी से रिटर्न जनरेट करके आपको रिटर्न कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप इस मार्केट में नए हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप इस मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप के फंड्स मिलेंगे, किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है उसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव सोच वाला हूँ और मुझे कभी भी पैसे की नीड लग सकती है, तो मैं चाहूँगा कि मैं लिक्विड फंड या जिसे हम बोल सकते हैं इमरजेंसी फंड में ही इन्वेस्टमेंट करूँगा। बट अगर मैं एक ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे सडनली कभी भी कोई भी नीड नहीं लगने वाली, बट मैं कंसिस्टेंट रिटर्न चाहता हूँ, मैं ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में देख नहीं सकता, मार्केट के उतार चढ़ाव देख नहीं सकता, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक डेट फंड को प्रेफर करूँ। कौन सा डेट फंड प्रेफरेबल रहेगा, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह जरूर लें, या आपके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी सलाह जरूर लें। इसके अलावा आप मुझे भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा मेल आईडी जरूर दे दिया है, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डेट फंड के बाद आते हैं, अच्छा डेट फंड के रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, तो डेट फंड में जनरली 8 से 10% के आसपास रिटर्न मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे थोड़े ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है और मैं थोड़ी बहुत रिस्क ले सकता हूँ, तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं। हाइब्रिड फंड एक्चुअली में डेट और इक्विटी फंड का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड फंड भी काफ़ी टाइप के होते हैं, कुछ फंड्स में इक्विटी ज़्यादा रेशो में होती है, कुछ फंड्स में डेट ज़्यादा रेशो में होता है, कुछ फंड में दोनों इक्वल वैल्यूएशन पे होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा रहेगा उसका निर्धारण करना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले भी होते हैं, इनमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। बट इक्विटी फंड के रिटर्न्स 15 से 20% तक भी देखने को मिले हैं, और अच्छे केसेस में ये रिटर्न 25, 30, 40% के भी मिले हैं। तो इक्विटी फंड अच्छे रिटर्न तो प्रोवाइड करते ही हैं, बट साथ में एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव भी आपको देखे जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट से टैक्स में भी बेनिफिट हो, तो आप कुछ इस तरीके के फंड ELSS फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, साथ ही आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेंगे। इसके अपार्ट कुछ SOS स्कीम्स होती हैं। SOS स्कीम्स मीन्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, जैसे रिटायरमेंट फंड्स या चिल्ड्रन फंड्स। रिटायरमेंट फंड की अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट फंड जनरली 5 ईयर के लॉकिंग पीरियड के साथ में होते हैं। 5 साल के पहले आप इनमें से कोई भी फंड विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका रिटायरमेंट ड्यूरेशन 5 साल के पहले ही कंप्लीट हो रहा है तो आप उस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है चिल्ड्रन फंड। चिल्ड्रन फंड में भी 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है, और इसमें भी अगर चिल्ड्रन मेजर हो जाता है 5 साल कंप्लीट होने के पहले, तो भी आप उसमें विड्रॉ की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अदरवाइज जब आप चाहें तब उसको विड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को समझने की। अभी शेयर बाजार होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक पर्सन है जिसका नाम है राम ने सोचा कि एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। बिजनेस क्या हो सकता है, उसने सोचा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और कोई शॉप ले लेता हूँ, उस शॉप से मुझे एक अच्छी रेंटल इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। साथ में प्रॉपर्टी के जिस तरीके से अप्रिसिएशन होते हैं, वैल्यू अप्रिसिएशन होते हैं, उस तरीके से मुझे प्रॉपर्टी पे वैल्यू अप्रिसिएशन भी मिलेगा। साथ में मेरी एक मंथली रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी।
उसके पास जो कैपिटल था जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था वो था 10 लाख रुपए। जब वो मार्केट में गया तो उसने देखा कि 10 लाख रुपए में कोई भी शॉप अवेलेबल नहीं थी। उसके लिए उसको मिनिमम 30 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना था, 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था। अब वो अपने एक दोस्त के पास गया, श्याम। उससे उसने कहा कि यार मैं ऐसा ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहा हूँ और उससे इतनी इतनी मंथली इनकम जो है मिलना स्टार्ट हो सकती है, क्या तू भी मेरे साथ इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगा? श्याम ने कहा हाँ क्यों नहीं, अगर मुझे अर्निंग होती है साथ में मेरा कैपिटल भी बढ़ता है तो ऐसी अर्निंग क्यों नहीं चाहूँगा, मैं भी उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हूँ जितना तू कर रहा है। तो यहाँ पे राम के पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए श्याम ने भी उसको दिए, यहाँ हो गया उसके पास 20 लाख रुपए। उनका एक और फ्रेंड था घनश्याम। घनश्याम ने भी जब देखा कि यार तुम दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मुझे बताया नहीं, तो घनश्याम ने भी 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट साथ में किया और उनका ये इन्वेस्टमेंट गोल पूरा हो पाया। उन्होंने 30 लाख रुपए से एक शॉप खरीदी, जिस शॉप से उन्हें 30,000 रुपीज मंथली रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो गई। अब ये इनकम आ रही है 30,000 रुपीज, इसको राम, श्याम और घनश्याम तीनों इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मीन्स राम, श्याम और घनश्याम ने एक तरीके के इक्विटी शेयर होल्डिंग कर ली, जिसका इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक शॉप में किया और उस शॉप को एज ए रेंटल बिजनेस इनकम अपना बना लिया। तो इसी तरीके से जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना बिजनेस रन नहीं कर पाता तो वो पब्लिक के थ्रू फंडिंग इकट्ठा करता है, उस फंडिंग से अपने बिजनेस को ग्रोथ करता है और बढ़ाता है। इसी को कहा जाता है शेयर मार्केट। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉसेस भी हो सकते हैं, ये तो आप सभी को पता है। अब बिजनेस किस तरीके से चलने वाला, उसकी फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, वो बिजनेस आपको कैसा लगता है, ये सब जानने के बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही किसी के भी कहने पे या किसी शेयर का प्राइस सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, इस बेसिस पे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी भी कंपनी का शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शेयर मार्केट में सुन लिया कि काफ़ी शेयर मार्केट अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से किसी के सुन लेने पे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देना बहुत ही गलत बात है। इससे आपके कैपिटल नुकसान होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं, वो कंपनी करती क्या है और वो आगे चलकर आपको कमा कर दे सकती है या नहीं दे सकती, इसको जरूर सुनिश्चित कर लें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि उस कंपनी में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे उस कंपनी में जो अर्निंग हो रही है वो फेवरेबल है या नहीं है। अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे समझा जाए। तो इन सब को समझने के लिए स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक नॉलेज होता क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और आपका डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो आप स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। यदि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप कुछ ना करें, केवल निफ्टी को लेकर रख लें। निफ्टी एक्चुअली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जो इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट में रिप्रेजेंट करता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आने वाली 2200 कंपनियों में से चुनी हुई टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको कहा गया निफ्टी 50, और ये 50 कंपनियां ही निफ्टी कहलाती हैं। तो आप अगर निफ्टी को इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली इन टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिस रेशो में निफ्टी इंडेक्स बना है। अब बात करते हैं, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और आप कुछ पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए आपके वो शेयर्स ब्लू चिप होने चाहिए, लार्ज कैप कैटेगरी के होना चाहिए या निफ्टी 50 के होना चाहिए। निफ्टी 50 मीन्स निफ्टी के अंदर आने वाले 50 शेयरों में से आपके शेयर्स होना चाहिए, या फिर शेयर्स ब्लू चिप होना चाहिए। ब्लू चिप मीन्स शेयर कंपनियां बड़ी लार्ज कैप कंपनियां होना चाहिए जिनको मार्केट में काम करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ा मार्केट उन्होंने एक्वायर किया हुआ हो। लार्ज कैप मीन्स जो निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज हैं उनको कहा जाता है लार्ज कैप कंपनियां। इसके अपार्ट अगर आप चाहते हैं कि लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पा रहे, एक्चुअली में लार्ज कैप कंपनियां बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न देती हैं, साथ ही में इनके रिटर्न थोड़े कम भी होते हैं। जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मिलेंगी वहाँ पे रिटर्न्स थोड़े कम जरूर हो जाएंगे।
लेकिन आप चाहते हैं कि आप थोड़ा रिस्क एपेटाइट अपना बढ़ा सकते हैं, तो आप मिड कैप सेगमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। मिड कैप सेगमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होती है उनके लिए, जो स्मॉल कैप से बढ़कर मिड कैप बन चुकी होती हैं और अब पोटेंशियल रखती हैं मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होने का। ऐसी कंपनियां काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देती हैं और एक हद तक सेफ भी होती हैं। बट हाँ, इसमें वॉलेटिलिटी लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप इन कंपनीज को समझते हैं तो निफ्टी की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसके बाद आने वाली 150 कंपनीज को बोला जाता है मिड कैप कंपनीज। जी हाँ, बिल्कुल सही। मिड कैप कंपनीज निफ्टी की 101 से 250वीं कंपनी तक मिड कैप कंपनीज कही जाती हैं। ये मिड कैप कंपनीज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देती हैं। बट हाँ, किसी भी मिड कैप कंपनीज या लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस जरूर कर लें। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो 250 के बाद आने वाली जो कंपनीज हैं उनको कहा गया स्मॉल कैप कंपनीज। ज़्यादातर इंडिया के अंदर देखा जाता है कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनमें से 60% स्टार्टअप्स इनिशियली 5 ईयर के अंदर ही बंद हो जाते हैं। रिमेनिंग 40% स्टार्टअप ही आगे कंटिन्यू हो पाते हैं और उसमें से भी 50% स्टार्टअप्स ही ऐसे रहते हैं जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो जरूरी है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो एक अच्छा बैकग्राउंड लेके चलें, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, एक अच्छे सेगमेंट में वो काम कर रही हो जिसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो और डिमांड अच्छी हो, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। साथ में उनको आप एनालाइज अच्छी तरीके से करें। एनालाइज करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यह बताता है कि कंपनी को मार्केट कितनी वैल्यू अभी करंट सिचुएशन में दे रहा है। कंपनी की करंट मार्केट सिचुएशन आपको कंपनी के साइज के बारे में एक नॉलेज देता है, बट कंपनी का साइज उसके शेयर प्राइस पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता। कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस से आप यह अनुमान ना लगाएं कि ये कंपनी बड़ी है या छोटी। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा उसके प्राइस पे प्लस उसके नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स 100 है और उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज, इन द सेंस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 1000 into 100। क्लियर है? तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1 लाख रुपीज। अब बात करते हैं, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 5000 रुपीज है बट कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ओनली 10 है, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज होगा 5000 into 10 मीन्स 50,000 रुपीज। तो जहां हमने देखा कि 1000 रुपीज शेयर प्राइस वाली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख रुपए था, वहीं 5000 रुपए के शेयर प्राइस वाली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 50,000 रुपए है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। जनरली आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज मिलेंगी वो हजारों और लाखों करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू रखती हैं और इनके नंबर ऑफ शेयर्स भी लाखों में होते हैं। अब बात करते हैं शेयर प्राइस कंपनी का कितना होता है। 5 पैसे से लेके 1 लाख रुपए तक अभी सबसे बड़ा शेयर प्राइस MRF का है, जो अप्रोक्सीमेट 85 to 90,000 रुपीज के प्राइस रेंज में चल रहा है। जी हाँ, 90,000 रुपीज का ओनली 1 शेयर। क्लियर? बट शेयर प्राइस छोटे भी होते हैं। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, IDFC फर्स्ट बैंक 50 रुपए का मात्र शेयर है, टाटा स्टील 105 रुपए का शेयर है ना, SBI बैंक 550 रुपए का शेयर है। तो इस तरीके से शेयर प्राइजेस कुछ भी हो सकते हैं। इससे आप यह अनुमान ना लगाएं कि कंपनी का वैल्यू कितना होगा और कंपनी कितनी बड़ी होगी। अगर मैं बात करूं कि SBI का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो SBI का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेट 5 लाख करोड़ के आसपास है। वहीं शेयर का प्राइस 550 रुपए का है। वहीं मैं बात करूं किसी दूसरी बैंक, फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक का शेयर प्राइस SBI के शेयर प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है, बट उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे उतना ही कम। क्लियर है? तो ये तो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें ये नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, उसको किस तरीके से एनालाइज करें। बट हाँ, किस कैटेगरी में बिलोंग कर रही है वो हमें जरूर इससे पता चल जाता है। तो आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो
वो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आप किसी कंपनी को अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में परचेस कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का एक शेयर परचेस कर रहे हैं, तो वो एक शेयर आपको साल भर में कितना कमा के दे सकता है वो बताता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। जनरली कंपनी के सारे एक्सपेंसेस और सारे चीज़ें माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो हमें निकल कर आता है ईपीएस। अब ये ईपीएस जो है उसको हम समझें, अब उसकी वैल्यूएशन पता चलेगी कि कंपनी महंगी है या सस्ती। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी अगर 10 रुपये हमें साल भर में कमा के देती है और उसका शेयर प्राइस 100 रुपीज़ का है, इन द सेंस कंपनी का पी वैल्यूशन होगा 10 रुपीज़ का। हम 100 रुपीज़ के शेयर प्राइस को उसके 10 रुपीज़ के ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसको पी बोलते हैं। पी मीन्स प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें यह बताता है कि हम किसी कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा उस कंपनी की करंट अर्निंग के कंपैरिजन में कितना गुना है। क्लियर है? तो जनरली आप चेक करें, पी रेशो कम से कम होना चाहिए। पी रेशो जितना कम होगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना उतना ही अच्छा है। अभी निफ्टी के पी रेशो की बात करें तो 21 रुपीज़ के आसपास का निफ्टी का पी वैल्यूशन चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये पी वैल्यूशन कितना होना चाहिए। जनरली पीएसयू या डेट पीएसयू कंपनीज में और जिन कंपनीज में जो कंपनियां जनरली कैश रिच होती हैं और डिविडेंड ज़्यादा देती हैं उनके पी वैल्यूशन आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। आपको 3 रुपये, 3 का, 4 का, 5 रुपये के पी वैल्यूशन पे भी वो कंपनीज मिल सकती हैं। बट जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं जिनमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मिल रही है उनको मार्केट ज़्यादा पी देता है और उनकी पी वैल्यूशन 25, 30, 50 या 100 रुपीज़ भी हो सकती है। तो पी वैल्यूशन आप डिपेंड करता है कि कंपनी की ग्रोथ रेट कितनी है और उसकी पीयर कंबिनेशन या फिर वो कंपनी जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है उस सेगमेंट का ग्रोथ रेट कितना है। क्लियर है? अब इन सब चीज़ों को कैसे जज करें, तो सबसे पहले आप देखें कि कंपनी कहीं किसी कर्जे में तो नहीं है। तो डेट फ्री कंपनी सबसे अच्छी होंगी आपके लिए, या ऐसी कंपनी को देखें जिसका डेट कम से कम हो और कंपनी रेगुलरली अपने डेट को कम करने के लिए उस पर काम कर रही हो। तो कंपनी का डेट जितना कम होगा उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और कंपनी के पास कुछ रिजर्व कैश भी रखा हुआ होना चाहिए। इस चीज़ को आप जरूर चेक करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, पी के बाद हमने देखा कि डेट नहीं होना चाहिए और कैश भी कुछ ना कुछ अमाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को बताती है। कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकती है उसके लिए हमें उसका पास्ट एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर कंपनी ने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी अच्छी है, तो कंपनी आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकती है और ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स में आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ देखने की ज़रूरत है, आप उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर चेक करें। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स होता है कि कंपनी साल भर में कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमा लेती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके उस पर 20 रुपये कमा लेती है, मीन्स उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 20 रुपीज़। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट हम ये मानते हैं कि किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 15% के ऑन एन एवरेज रिटर्न तो म्यूचुअल फंड भी दे देता है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एटलीस्ट वो कंपनी का ROE 15% से ज़्यादा हो, तो कंपनी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती है। बट हाँ, अगर किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है तो इन फ्यूचर वो मार्केट एक्वायर करने के बाद अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। ये भी कुछ प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, इसको हम डिटेल एनालिसिस में बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करें। कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रोमोटर्स का भरोसा होना चाहिए, प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बट कुछ अच्छी कंपनी ऐसी भी हैं जिनमें प्रोमोटर होल्डिंग्स बहुत कम है या ना के बराबर है। ये वेल रेगुलेटेड कंपनीज होती हैं और इनको कुछ बड़े जो मार्केट के प्लेयर्स हैं या बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो मिलकर चलाते हैं। तो ऐसी कंपनीज भी काफ़ी अच्छी होती हैं।
आप ध्यान रखें कि उस कंपनी के FII और DII कौन है, या उसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स कौन है। अगर उसमें कुछ अच्छे फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है, या आपको दिखता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स उसमें बैठे हुए हैं जो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उस कंपनी को आप जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप ये भी चेक करें कि कंपनी के प्रमोटर्स अगर अच्छी हिस्सेदारी कंपनी में रखते हैं तो कहीं उनके शेयर प्लेज पे तो नहीं है, और अगर उनके शेयर प्लेज पे हैं तो ये प्लेजिंग परसेंटेज एवरी क्वार्टर में कम हो रहा है या नहीं हो रहा। कंपनी को प्लेज पे रखना, कंपनी के शेयर्स को प्लेज पे रखना एक बुरा सिंबल माना जाता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि इस तरीके से कुछ पैरामीटर से, ये तो हमने समझ लिए कि इसके से हमें क्या क्या चीज़ें देखना है। अब इन पैरामीटर्स को कहाँ पर देखा जाए, तो इन पैरामीटर्स को देखने के लिए आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BSE की ऑफिशियल वेबसाइट है BSEindia.com, जिस पे आपको कंपनी के सारे फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जिस भी कंपनी का ब्रोकिंग हाउस का या सिक्योरिटी हाउस का डीमेट अकाउंट ओपन करवाया हुआ होगा आपने, तो उस ब्रोकिंग टर्मिनल पे भी आपको कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दी जाती है। साथ ही आप कंपनी की ऑफिशियल पेजेस पे जाके या कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़कर भी उस कंपनी की डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, टिकर या स्क्रीनर जैसी, जिसके ऊपर आपको कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सभी पैरामीटर्स को जरूर देखें। ये सभी पैरामीटर्स अगर आपके लिए खरे उतरते हैं तो उस कंपनी में तभी इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक और चीज़ का इम्पोर्टेंट ध्यान रखें, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना कर दें। हमेशा आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाइफर्केशन टेक्निक्स को जरूर यूज़ करें, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें और थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप अलग अलग स्टॉक्स में डालें। आपका कन्विक्शन जिस स्टॉक पे सबसे ज़्यादा हो, जिस स्टॉक पे आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा ना हो लेकिन आपको अच्छी लग रही है पैरामीटर वाइज, या पर्सनली आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो उस बेसिस पे आप उसमें कम इन्वेस्टमेंट करें। बट अपने पोर्टफोलियो को बाइफर्केट करके रखें। आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 12 से 15 स्टॉक तो होने ही चाहिए, और पोर्टफोलियो को ओवर बाइफर्केशन भी ना करें। 30-35 स्टॉक से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, नहीं तो आप ट्रैकिंग भी नहीं कर पाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमें राइट कर सकते हैं। हमारा मेल ID है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आप लोग हमारे वीडियोस देखते तो जरूर हैं, लेकिन अगर हाँ आपको लगता है हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आगे हम आपको और भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का देखिए कोई चार्जेस तो होता नहीं है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस इंफॉर्मेटिव सेशंस को प्रोवाइड कर पाएँ। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँच पाए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।